झारखंड में ईडी और आयकर के छापे के बीच 2 बार विशेष सत्र बुलाया गया, यानी कि एक बार चंद महीने पहले और एक जो है वो 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए युवा बीजेपी के विधायक अमित मंडल जी। अमित जी, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है कि कुछ महीने के भीतर ही दोबारा विशेष सत्र बुलाना पड़ गया है सरकार को? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, मुद्दों से भटकाने का एक जरिया है। ईडी, सीबीआई या आईटी अगर अपना काम कर रही है तो वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र है चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आपको ये मंथन करना चाहिए आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। लूट खसोट का पूरा माहौल झारखंड में था, जिसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो शांत नहीं हो सकती है। उनको कहीं ना कहीं जाके कुछ कार्रवाई तो करना ही है। अब कार्रवाई हो रही है तो हेमंत सोरेन जी को ऐसा लगता है कि मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, तो एक बार सत्र बुलाया उन्होंने, फिर उन्होंने अब बहुमत साबित किया। किसी ने कॉल नहीं किया था बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन खुद उनको ऐसा लगा कि हमें खुद से बहुमत साबित करना चाहिए, तो उन्होंने किया। स्वतंत्र हैं, वो कर सकते हैं। दूसरी बार जो ये सत्र बुलाया गया है, अब ये ओबीसी आरक्षण 27% और 1932 को लेकर बुलाया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि आप चुनावी स्टंट कर रहे हैं। आने वाले दिन में जब चुनाव होगा विधानसभा, तो लोगों को आप ये जताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा को काम किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप चीज़ों को घुमाने के लिए काम कर रहे हैं। आप केंद्र राज करके चीज़ों को उलझा देंगे, और जो आपका चुनावी मुद्दा था 1932 या ओबीसी रिजर्वेशन, उसको धरातल पे आप नहीं उतार पाएंगे। आपको याद होगा कि सरकार ने कहा कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आपको याद होगा सरकार ने कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। मैंने 2 साल पहले कहा था कि ये सरकार इस स्थिति में नहीं है कि 200 से ज़्यादा भी सरकारी नौकरी दे देगी 3 साल में। अभी 2.5 साल हो चुका है, 6 महीने और बचे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो नौकरी दे पाएगी। एक आपने जेपीएससी का जो है, जो बहुत ज़्यादा आप उस पर प्रचार कर रहे हैं, 7 से 10th किया आपने, लेकिन उसमें भी कितना झोल हुआ, उसमें भी कितनी विवाद हुई, वो सबसे छुपा नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि अगर सही में सरकार चाहती है कि चुनावी घोषणा को हम अमली जामा पहनाएं, तो विधिवत तरीके से चलना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि ये सब जो बिल आप ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विवाद में फंस जाएगा। आपका कोई भी पुराना बिल आज तक धरातल पे नहीं उतर। मॉब लिंचिंग का मान लीजिए, मॉब लिंचिंग में भी बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ थी, राज्यपाल की तरफ से लौटाया गया। कई उसमें चीज़ें सरकार को ठीक करना था। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, आपने कहा था कि हम स्पीडी ट्रायल करेंगे। आज तक आप जज की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर पाए, तो स्पीडी ट्रायल चलेगा कैसे? आपने बहुत सब घोषणा की थी और घोषणा मात्र ही रह गई है, वो कहीं धरातल पे नहीं दिख रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सत्र बुलाया गया है वो पॉलिटिकल स्टंट है। अमित जी, लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी के पाले में गेंद को फेंक कर बीजेपी को घेरने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है? सरकार यही कहेगी सीधे तौर पर कि हमने यहाँ से अपने राज्य स्तर पर जो कर सकते थे कानून बनाकर, उसे हमने केंद्र के पास भेजा, तो बीजेपी को घेरने की कोशिश तो नहीं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा गेम यही है सरकार का, और सबसे ज़्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट इसलिए है क्योंकि आपको काम धरातल पे नहीं करना है। आपको बीजेपी को घेरना है, केंद्र को घेरना है, चीज़ों को उलझाना है। अगर आप इस माइंड सेट के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो होल एंड सोल मोटिव था 32 को लाने का या फिर ओबीसी आरक्षण को लाने का, वही डिफीट हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि सिस्टमैटिक तरीके से चले। सरकार के पास उनके पास इतनी ताकत है कि बिना केंद्र को भेजे वो ओबीसी रिजर्वेशन भी यहाँ लागू करा दे, और उसके साथ साथ 1932 को भी इम्प्लीमेंट करा दे। 1985 हुआ ही, वो तो केंद्र नहीं गया था, वो तो यहीं से हुआ। तो कहने का मतलब, अगर सही मायने में सरकार चाह रही है कि 32 लाए, सही मायने में सरकार 27% ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है और छलावा नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र राज ना कर कर आपको विधिवत तरीके से राज्य स्तरीय चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में इनका फ़ायदा जनता को मिले। अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट रह जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ये बातें कह रहे थे कि चिंता का विषय है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। तो जिस आदिवासी मूलवासी की हक की बात की जा रही है, ये 1932, तो क्या लगता है कि सिर्फ 1932 उन्हें दे देने से उनका सारा हक मिल जाएगा? देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि 1932 को लाने के पीछे जो मोटिव है, वो मोटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसमें एक फैक्टर ये है
कि आदिवासी की जनसंख्या जो दिन ब दिन घटती जा रही है उसको कैसे हम लोग संरक्षित करें। सरकार अगर सही मायने में आदिवासी के हितों की बात करती और उसको लेकर चिंतित होती तो जो बिल आ रहा है 1932 स्थानीय नीति का, उसमें इस चीज़ का उल्लेख भी करती। सरकार ने कहा क्या? सरकार ने कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, कारण कई हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो, इसलिए हम लोग बिल ला रहे हैं। ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर सरकार को लगता है और उनके पास आंकड़े हैं कि आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? या तो हो सकता है कि उसका जो लाइफ स्पैन है, एक आदमी का औसतम आयु जो होता है जीने का, वो घट गया हो, या तो माइग्रेशन हो रहा हो, और या धर्मांतरण हो रहा हो। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हम लोगों ने तो बिल भी लाया था, आपने इस बिल को निरस्त कर दिया। अगर लाइफ स्पैन घट रहा है तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अगर माइग्रेशन के कारण जनसंख्या घट रहा है तो जॉब क्रिएशन के लिए सरकार क्या कर रही है? सिर्फ 1932 का बिल लाने से और ये कह देने से कि आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, ये काम नहीं बनेगा। आप सरकार में हैं और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले दिन में किस प्रकार हम आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता और उनके पॉपुलेशन को संरक्षित करें, इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली इस बिल में इस चीज़ की चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ सुपरफिशियल बात हुआ है। और धरातल पे मुझे नहीं लगता है कि ये बिल आ भी जाता है फ्लोर पे विधानसभा में, तो इसका जो बेनिफिट है वो जनता को, आदिवासी समाज को, मूलवासी को मिल पाएगा। हाल के दिनों में बहुत से बयानबाजी ईडी और सीबीआई या फिर आयकर के रेड को लेकर हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता इसका विरोध करेंगे उसको पहचानना है। बंधु तिर्की कहते हैं कि खदेड़ खदेड़ पीटना है। मंत्री जी कहते हैं कि जो विकास के काम को रोकेगा उनके पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश महात्मा गांधी का देश है। नॉन वायलेंस जो कि एक ऐसा हथियार था जिससे अंग्रेज़ों को हम लोगों ने खदेड़ के बाहर निकाल दिया। ये तो फिर भी कांग्रेस है, जेएमएम है और राजद है, इनकी गीदड़ भभकी से भारतीय जनता पार्टी जो कि एक समाजवाद से ओतप्रोत कार्यकर्ता होता है, ये सब गीदड़ भभकी से ये लोग डरने वाले नहीं, हम लोग डरने वाले नहीं। और हम लोग चूड़ी भी नहीं पहन के रखे, इसका मुंह तोड़ जवाब देना हम लोगों को आता है। और ये जवाब जो होगा वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और सरकार की कुकृतियों को लोगों तक पहुंचा कर होगा। केरला में किस प्रकार स्वयंसेवक के हमारे साथियों के साथ अत्याचार हुआ, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। बंगाल में किस प्रकार अत्याचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुआ। और दिन ब दिन जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर पैठ है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोगों को डरना होता तो कब का हम लोग बंगाल छोड़ दिए होते, केरला छोड़ दिए होते। लेकिन डरना हम लोगों के कार्यकर्ता के स्वभाव में नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे और सरकार की जितनी भी कुकृतियाँ हैं वो जनता के सामने एक्सपोज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो हाई कोर्ट में पीआईएल था, उस पर सुनवाई में रोक लगाने की, उसको रद्द करने की। इसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब बीजेपी को कोई मुंह नहीं है इसका विरोध करने का। जो आंदोलन प्रदर्शन जो चल रहे हैं इसको किस रूप में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो रूलिंग दिया है वो अलग मुद्दे पे दिया है और हेमंत सोरेन जी वो कहना चाह रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से अब हम लोग पाक साफ हो गए। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है कि जो पीआईएल दाखिल हुआ है हेमंत सोरेन जी के खिलाफ, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिबेट नहीं कर सकते हैं। अब ईडी की जिम्मेदारी है, आईटी की, सीबीआई की जिम्मेदारी है तथ्यों को खंगाल कर निकालना। और वहाँ पे अगर तथ्य मिलता है, सबूत मिलता है, तो फिर वो कोर्ट में मामला जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वो नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तो क्योंकि उनका पोजीशन ऐसा है, वो सीएम है, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा है कि इन सब चीज़ों को पीआईएल के ज़रिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस सब निष्कर्ष में नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अगर पुख्ता सबूत किसी के बारे में मिलता है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। बीजेपी पर सीधा आरोप लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर गैर बीजेपी शासित सरकारों को परेशान किया जाता है। मानते हैं इसको? देखिए, जब अनगढ़ा में आपने लीज लिया था नियमों को दरकिनार करके, उस समय बीजेपी ने नहीं कहा था आपको ऐसा करने के लिए। जब साहेबगंज में आपने लूट मचाया था कोयला और बालू और
जो आयरन ओर से मिनरल्स को लेकर, तो बीजेपी ने नहीं कहा था कि आप इस प्रकार से लूट मचाए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सचेत किया था, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगाह किया था, और माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कई बार पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को चीज़ों को ठीक करें। अब अगर आप चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और यहाँ पर भ्रष्टाचार का पूरा जमावड़ा हो जाएगा, आपके प्रतिनिधि यहाँ पर उगाही करने में लग जाएंगे, वसूली करने में लग जाएंगे, तो कोई ना कोई तो एक्ट करेगा। और ये एक्शन हुआ है तो वो ईडी, सीबीआई और आईटी के आधार पर हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से बीच में आ गई? भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर रहे, और आपको 5 साल का जो मैंडेट मिला है उसमें आप जनता का काम करें। अगर जनता का काम आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और यही विपक्ष का काम है। अब हम लोग आवाज़ भी ना उठाएं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी जेएमएम या कांग्रेस को बोलने के लिए। आप वही जनप्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र में भी अभी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या लोगों के काम हो रहे हैं? देखिए, ये अटर फेलियर है सरकार की तरफ से। इसलिए अटर फेलियर है मैं कह रहा हूँ क्योंकि टेंट, बाजा, पंडाल, एक दिन का सैलरी, ये सब को मिला दिया जाए तो इसकी लाखों लाख में इसकी खर्च हो रही है। और हो क्या रहा है, मैं तो खुद अपने स्तर पर जितने भी पंचायत है मेरे विधानसभा में, एक एक पंचायत जाकर मेरी प्राथमिकता है कि देखूं कि जनता का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आधा से ज़्यादा पंडाल खाली रहता है। कुछ लोग जो आते हैं वो सिर्फ फॉर्म कलेक्ट करते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फॉर्म जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हमारे पास आवास नहीं देने लायक हम लोगों की स्थिति हम लोगों के पास नहीं है, हम लोगों के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, हम लोगों के पास राजस्व कर्मी जो स्ट्राइक पे चल रहे हैं उनके आंदोलन समाप्त करने का कोई तरीका नहीं। अब आप बताइए कि सबसे ज़्यादा पंचायत में राजस्व कर्मचारी की ही डिमांड होती है, या भूमि विवाद हो या पर्चा निर्गत करना हो। अगर वही मान लीजिए स्ट्राइक में रहेंगे तो आधा काम तो ब्लॉक का ऐसे नहीं हो रहा है। जब आधा काम ब्लॉक का नहीं हो रहा है तो ये आपकी सरकार, आपकी द्वार फिर सफल कैसे हो गई? ये मेरे एकदम सोच के परे है। अगर आपका 100% बेंच रहे तब तो काम आपका पूरा नहीं हो पाता है। अब आप 50% बेंच आपका रहेगा, रिसोर्स रहेगा, उससे आप प्रखंड का क्या काम करेंगे? ये मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ये एक कार्यक्रम है जो सक्सेसफुल कार्यक्रम कहा जाएगा। भले ही वो ढिंडोरा पीट ले, भले ही वो बोल दे, आज की डेट में स्थिति ये है कि पेंशन 6-6 महीना से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग आवास के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आपने जो है केसीसी नहीं ठीक से कराया है, ऋण माफ़ी के लिए लोग भटक रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब लोग भटकने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे प्रोग्राम चलाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो ये थे अमित मंडल जी, सत्ता पक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया, साथ ही कहा कि जो भ्रष्टाचार इस राज्य में हुए हैं उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।